हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट को। यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट में हमने आर्टिकल 52 और 53 को डिस्कस कर लिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हम जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे प्रेसिडेंट में, वो आर्टिकल रहेगा 54 और 55। आर्टिकल 54 और 55 दोनों ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 दोस्तों, इसका टाइटल है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 हमें सिर्फ यह बताता है कि हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में दोस्तों आम आदमी प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग या अपना मतदान नहीं करता है, बल्कि आम आदमी के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इस इलेक्शन में, इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, आम आदमी के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति को चुनाव जो बॉडी करती है, राष्ट्रपति का चुनाव जो बॉडी करती है उसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। उसे हम दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर होते हैं दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि वह बॉडी जो राष्ट्रपति का चुनाव करती है या राष्ट्रपति का इलेक्शन में मतदान करती है, जो वोट डालती है। इसके जो मेंबर्स होंगे दोस्तों, इसके कौन कौन मेंबर्स होते हैं, इसके जो मेंबर्स होंगे, इसके मेंबर्स दोस्तों, सबसे पहले तो इलेक्टेड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनमें जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं। कैसे दोस्तों, इलेक्टेड एमएलएज। ठीक है, एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके एमएलएज। वही दूसरे जो होंगे वो इलेक्टेड, जो पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ दी लोकसभा, बोथ दी लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं दोस्तों, इस कीवर्ड पे ध्यान देना, इलेक्टेड एमपीज जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के ही, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ओके, तो वही थर्ड जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें वो इलेक्टेड एमएलएज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, है ना। इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी में भी आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के जो इलेक्टेड एमएलए होंगे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज का ये एमएलए ऑफ यूटी एंड दिल्ली पहले शामिल नहीं थे, इन्हें, इसका मेंबर, इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर बनाया गया है 1992 में, 1992 में इन्हें मेंबर बनाया गया था थ्रू 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था दोस्तों, 1992 में। इसके तहत दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड एमएलए को इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनाया गया था, और इन्होंने सबसे पहले जो वोट करे थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो 1997 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें सबसे पहले इन्होंने यानी फर्स्ट टाइम इन्होंने वोटिंग करी थी दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड एमएलए ने। ओके,
तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 54 जो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो बॉडी करती है उसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, तो इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स, है ना, इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, थर्ड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ओके, तो वही नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 50, आर्टिकल 55, आर्टिकल 55। ओके दोस्तों, यहाँ पे होगा आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल 55 हमें बताता है किस तरह से ये जो मेथड है ना, मेथड टू इलेक्ट, राष्ट्रपति को चुनने की जो विधियां होती है वो क्या है, उसके बारे में हमें बताता है आर्टिकल 55, यानी मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यह मेथड कहां से अडॉप्ट कर रखा है हमने, तो इसे अडॉप्ट करा है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉरी इसे हमने अडॉप्ट करा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, इसे हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इस कॉन्सेप्ट को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो कर रखा है। ओके, तो दोस्तों होता क्या है, राष्ट्रपति को चुनने के लिए दो प्रिंसिपल काम में लिए जाते हैं, है ना। देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें एक रहेगा हमारा, जिसे हमने लिखा भी है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दोस्तों देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स, दो बेसिक प्रिंसिपल्स काम में लिए जाते हैं बिहाइंड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, तो वहीं दूसरा हमारा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम। ओके, तो ये दो प्रिंसिपल, ये दो मेथड यूज किए जाते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए। दोस्तों दोनों ही मेथड को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, दोनों ही कंसेप्चुअल बेस पे है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को। दोस्तों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है मोर द पॉपुलेशन मोर विल बी द रिप्रेजेंटेशन। क्या है इसका सिंपल मीनिंग दोस्तों, मोर द पॉपुलेशन, मोर द पॉपुलेशन मोर विल बी द, more will be the representation, more will be the representation. Okay, simple meaning proportional representation system का, more the population more will be the representation। दोस्तों इसका मतलब है कि जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट का उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रहेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, मोर द पॉपुलेशन मोर विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, है ना। अब दोस्तों जो हमने रिप्रेजेंटेशन की बात करी, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करी, तो स्टेट के रिप्रेजेंटेशन कैसे हम अब फाइंड आउट करते हैं। जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, निकालते कैसे हैं दोस्तों, वो हमें पता होना चाहिए कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। हमने बात कही कि मोर द पॉपुलेशन मोर विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट का उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रहेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। अब बात आती है दोस्तों कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें मालूम है दोस्तों जो स्टेट से पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो होते हैं इलेक्टेड एमएलए, है ना, इलेक्टेड एमएलए। क्या दोस्तों उन एमएलए के एक वोट की वैल्यू क्या एक काउंट की जाती है या कुछ और रहती है। तो दोस्तों वहां पे, है ना, जो हमने मेथड
बना रखा है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, वहां पे एमएलए के एक वोट की वैल्यू एक काउंट नहीं की जाती है, लेकिन कुछ और रहती है। तो वो दोस्तों, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन निकालना हो किसी भी स्टेट का, है ना, तो कैसे निकालते हैं? सपोज अगर रिप्रेजेंटेशन निकालना हो तो स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट से, तो उन एमएलए के वोट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर उनकी वैल्यू पता चल गई, उनके वोट की वैल्यू, तो फिर हम उस स्टेट के, है ना, उस स्टेट का टोटल रिप्रेजेंटेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, क्या फॉर्मूला रहता है? फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू कैलकुलेट the representation, how to calculate the representation of the states, है ना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, यूपी की, है ना, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो एमएलए करेंगे, है ना। स्टेट से कौन पार्टिसिपेट करता है? एमएलए करता है। तो एमएलए की वोट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, यानी कि वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओके। तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ, सॉरी, टोटल इलेक्टेड एमएलए ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। तो और यही इस वैल्यू, जो भी ये वैल्यू बनेगी, अगर वो, है ना, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, हाँ, ओके। तो ये, और साथ के साथ, है ना, ये जो पॉपुलेशन ली जाती है दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन ली जाती है, ये पॉपुलेशन ली जाती है दो ये पॉपुलेशन ली जाती है 1971 की सेंसस से, ठीक है। ये फ्रीज कर दी गई है 2026 तक, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो जब हम अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसे कैलकुलेट करने जाएंगे, तो अपॉन में टोटल इलेक्टेड एमएलए कितने होते हैं? तो एमएलए जो है टोटल वो कितने हैं? 403 है। तो वही टोटल पॉपुलेशन जो 1971 में थी वो कितनी है दोस्तों? 1971 की पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 2026 तक। इसके पीछे एक अपनी एक अलग स्टोरी है, उसे हम कभी कहीं और डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिंपल इसको देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ओके। तो टोटल एमएलए कितने हैं उत्तर प्रदेश के? 403। तो वही जो भी पॉपुलेशन होगी उत्तर प्रदेश की, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इनटू 1/1000। तो यह निकल कर आती है दोस्तों 208। कितनी निकल कर आती है दोस्तों? ये 208 निकल कर आती है। कितनी? 208। यानी कि उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है? 208, ओके। एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 208 है ना। तो वही वही अगर हम, ये फॉर्मूला होता है एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने का। तो वही अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के बजाय हम एग्जांपल ले सिक्किम का, अगर हम एग्जांपल ले, है ना, तो सिक्किम में अगर हम देखें तो वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम के वोट, एमएलए की वोट की जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलए ऑफ सिक्किम इनटू 1/1000, है ना। तो यह निकल कर आती है दोस्तों 7। कितनी निकल कर आती है दोस्तों? यह 7 निकल कर आती है, ओके। तो यहाँ पे टोटल एमएलए कितने हैं सिक्किम में? 32 है। और यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन होगी यह किस, कौन सी सेंसस की होगी? 1971 की। जब उस पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे 32 से, इंटू 1/1000 करेंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों वो कितनी निकल कर आती है? सिक्किम की 7 निकल कर आती है, ओके।
सिक्किम की 7 निकल कर आती है। तो वही अगर मैं इनका टोटल रिप्रेजेंटेशन निकालना चाहूं, है ना, उत्तर प्रदेश की स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन अगर निकालना चाहूं मैं, टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश का, है ना, तो वहां पे एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी निकल कर आती है दोस्तों? 208, 208। ओके, तो वही कुल कितने एमएलए हैं दोस्तों? 403। कुल कितने एमएलए हैं? 403। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 203 गुना 4, 208 गुना 403 को, तो यह निकल कर आता है हमारे पास 83,824, 83,824। ओके, तो वही सिक्किम की अगर मैं बात करूं, टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्किम स्टेट, है ना, सिक्किम की अगर टोटल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो यह, है ना, एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी दोस्तों? 7। तो टोटल एमएलए कितनी है वहां पे? 32। तो यही निकल के आ जाती है 224, 224। ओके, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू है? तो उत्तर प्रदेश के, है ना, यूपी के, है ना, यूपी के एक वोट की वैल्यू, यूपी के एमएलए के एक वोट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए ऑफ यूपी कितनी निकल के आती है दोस्तों? 208। तो वही वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए ऑफ हिमाचल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आई थिंक 58 निकल कर आती है। तो वही अगर मैं सिक्किम की बात करूं, तो सिक्किम का एक एमएलए के वोट की वैल्यू दोस्तों वो 7 निकल कर आती है। अब यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, टोटल रिप्रेजेंटेशन यूपी का कितना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? 83,824, यानी कि एमएलए, सभी एमएलए की टोटल वोट वैल्यू कितनी बनती है? 83,824। तो वहीं सिक्किम के सभी एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी बनती है दोस्तों? 224। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑल ओवर इंडिया सबसे कम रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसका रहता है? सिक्किम स्टेट का। तो वही सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रहता है हमारा किसका? उत्तर प्रदेश स्टेट का, जो कि है 208, है ना। यहां से हम यह बात लिख सकते हैं दोस्तों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मच मोर देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्किम। सही बात है, कहाँ 83,824 तो कहीं 224, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन जो यूपी का है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो बहुत ही ज्यादा है सिक्किम के रिप्रेजेंटेशन से, है ना। तो दोस्तों मुझे, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या यह फेडरल नेचर है? क्या यह फेडरल नेचर है या एंटी फेडरल है? क्या यह फेडरल नेचर है या एंटी फेडरल नेचर है ना। मेरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे यह है। हम जानते हैं दोस्तों, जो फेडरल नेचर होता है, फेडरल नेचर में जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्टेट्स का, है ना, जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का, एक स्टेट का होगा, वही रिप्रेजेंटेशन दूसरी स्टेट का भी होगा, है ना। जो रिप्रेजेंटेशन यूपी का होगा, वही रिप्रेजेंटेशन सिक्किम का भी तो होना चाहिए, अगर तो फेडरल नेचर होता, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे तो और है, यूपी उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन 208 निकल के आता है एक एमएलए का, है ना। तो वही सिक्किम के एक एमएलए का रिप्रेजेंटेशन 7 निकल कर आता है ना, 7 निकल कर आता है। तो यहाँ पे इंडिया में तो हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, तो इस केस में हम इसे फेडरल नेचर तो हम इसे नहीं कहेंगे, इसे हम एंटी फेडरल या फिर इसे हम डेमोक्रेटिक नेचर जरूर कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक नेचर। इसे हम डेमोक्रेटिक नेचर कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डेमोक्रेसी में तवज्जो दी जाती है लोगों को, और जिस स्टेट में जितने ज्यादा लोग, उस स्टेट का उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यानी कि यह जो प्रोसेस है यह आपका डेमोक्रेटिक नेचर का होगा, है ना, बल्कि रादर की फेडरल नेचर। ओके, तो अगर इन्हीं स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, टोटल सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, है ना, तो हमारे पास यहाँ एक चार्ट है जिसमें सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन दिख रखा है ना। तो यहाँ पे ये जो सेंसस है,
सेंसस हमने कौन सी ले रखी है, 1971 की ले रखी है। ये हम अगर देखेंगे तो सबसे कम जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा कौन सा है, सिक्किम का रिप्रेजेंटेशन है। सिक्किम में टोटल एमएलए कितने हैं दोस्तों, 32 है। तो वही इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एक एमएलए के वोट की वैल्यू वो कितनी है, 7। तो वही टोटल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो 7 गुना जितने एमएलए हैं उससे कर लेंगे तो 224 निकल कर आता है सिक्किम का। सिक्किम का रिप्रेजेंटेशन दोस्तों 224 निकल कर आता है, सबसे कम है हर एक स्टेट और यूटी से कोई भी। तो वही सबसे अधिक अगर हम देखें तो सबसे अधिक जो रिप्रेजेंटेशन निकल कर आता है वो उत्तर प्रदेश का निकल कर आता है। उत्तर प्रदेश में टोटल एमएलए कितने हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में टोटल एमएलए कितने हैं, 403। तो वही इसके 1971 की सेंसस ये रही। तो वही यहाँ पे एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकल कर आती है 208 और टोटल रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है दोस्तों 83,824। कितना निकल के आता है दोस्तों, 83,824। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश ये रहा। हिमाचल प्रदेश में टोटल एमएलए कितने हैं, 68। तो वही इसकी जो 1971 की सेंसस है वो 34,60,436 है। तो वही अगर प्रेजेंट की बात करूं तो इसका डबल मान के चलो आप 68 लाख कुछ हो गई है। तो वही इसके एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों 51, है ना। हमने जो लिखा था एचपी का, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये कितना होगा, 51 होगा। ओके, तो टोटल रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है 3468। ओके, तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद सबसे कम रिप्रेजेंटेशन हमने देखा किसका, किसका, सिक्किम का। किसका देखा, सिक्किम का। ओके, तो इसके बाद अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। दूसरे नंबर पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का टोटल रिप्रेजेंटेशन कितना है दोस्तों, 480। कितना है, 480। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोट्स पे चिपका भी सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, है ना। स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखा तो स्टेट के अलावा यूनियन के इलेक्टेड एमपीज भी तो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है, उनके एक वोट की वैल्यू क्या रहती है। तो उनके एक वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे ही अब हम देखेंगे। तो दोस्तों एक एमपी के एक वोट की वैल्यू, वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी, है ना। वोट वैल्यू ऑफ एक एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। जितने भी यूटीज और स्टेट से जितने भी एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं उनकी टोटल वोट की वैल्यू अपॉन, उनके टोटल वोट की वैल्यू अपॉन, है ना, अपॉन में रहता है हमारे पास टोटल इलेक्टेड एमपीज, है ना। टोटल इलेक्टेड एमपीज कितना होता है दोस्तों, अगर टोटल वोट की वैल्यू देखें, टोटल वोट वैल्यू देखें हम सभी इलेक्टेड एमएलएज की, चाहे वो स्टेट से हो चाहे वो यूटी से हो, तो वो कितनी है दोस्तों, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर ऑल द स्टेट्स वो है इतनी, 5,43,231। कितनी है, 5,43,231। ओके, तो इसको, और टोटल इलेक्टेड एमपीज कितने हैं, एमपीज बोथ लोकसभा के भी और राज्यसभा दोनों के। अगर राज्यसभा लोकसभा से अगर मैं बात करूं तो टोटल इलेक्टेड एमएलए कितने हैं, 543। तो ये राज्यसभा से कितने हैं, 233। दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये टोटल हो जाते हैं 776, 776। ओके, तो यह निकल के जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो यह निकल के आता है हमारे पास, यहाँ अगर हम देखें तो यह निकल के आता था हमारे पास 5,43,231, है ना। तो यह निकल के आता था दोस्तों 708। कितना निकल कर आता था, 708। लेकिन रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं, है ना, रिसेंट इलेक्शन कौन से हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022, है ना, 2022 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं
है ना। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 2019 में जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसे डिसॉल्व कर दिया गया था, वहां के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो जिस वजह से टोटल टोटल वोट वैल्यू सभी एमएलए की वो भी चेंज हो गई, है ना। और वो कितने निकल कर आई थी यहाँ पे, है ना, 2022 में ये 708 ना रह करके कितनी बनी थी दोस्तों, 700। 2022 के इलेक्शन में एमपी के एक वोट की वैल्यू 700 निकल कर आई थी। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें टोटल एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है, अगर इसी चीज को हम यहाँ पे ले जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो वोट वैल्यू ऑफ 1 MP इनटू टोटल इलेक्टेड एमपीज ऑफ, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वो कितनी निकल के आती है, यानी कि सभी एमपी की वोट की वैल्यू, तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमपीज is equal to approximately is equal to total vote value of all the states and UTs। दोस्तों जब हम इसको इस तरफ लेके जाओ मल्टीप्लाई में, है ना, तो क्या होगा, जो भी एक वोट की एक एमपी के वोट की जो वैल्यू आई होगी उसको जब मैं टोटल एमपी से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बन जाएगा, टोटल एमपी का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। यानी कि जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 776 एमपी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी टोटल वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही तो लिखा है, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमपीज, है ना, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज, है ना। तो ये दोनों जितना कि यहाँ यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, जितनी वैल्यू सभी स्टेट के एमएलए की, सभी स्टेट और यूटी के एमएलए की निकल के आती है, उतनी ही अप्रोक्सीमेटली उतनी ही वोट वैल्यू निकल के आती है सारी के सारे एमपीज की। यानी कि एमपीज यूनियन लेवल से, एमपीज यूनियन लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये स्टेट्स है, और ये स्टेट्स एंड यूटीज है। तो दोस्तों स्टेट्स और यूटीज का उतना ही रिप्रेजेंटेशन है जितना कि यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो है ना, इस नेचर को आप कैसे कह सकते हैं, यह फेडरल नेचर है। यह कैसा नेचर है दोस्तों, फेडरल नेचर। फेडरल नेचर में यही तो होता है, जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा उतना ही रिप्रेजेंटेशन यूनियन का भी रहेगा। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा वो एंटी फेडरल नहीं, वो फेडरल नहीं था, वो कैसा था, डेमोक्रेटिक नेचर था, है ना। फेडरल नहीं था क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट के रिप्रेजेंटेशन और है तो दूसरी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ और निकल के आ रहा है। तो फेडरल, अगर रिप्रेजेंटेशन वाइज में फेडरल का मीनिंग समझो तो स्टेट्स अगर हैं तो सभी स्टेट्स का बराबर का रिप्रेजेंटेशन, और उन सभी स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही रिप्रेजेंटेशन यूनियन का भी होगा, वो होता है ट्रू फेडरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यह हमें फेडरल नेचर बता रहा है। ये था दोस्तों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो वहीं दूसरा अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दोस्तों दूसरा कौन सा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, इसको समझो, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैसे वोटिंग होती है, कैसे काउंटिंग होती है। मान लो 100 वोट अगर पड़ रहे हैं, टोटल वो वोट कितने, 100 वोट, 100 वोट अगर पड़ रहे हैं और 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी। जो वोटिंग होती है दोस्तों वो सेक्रेट बैलेट्स पे होती है, बैलेट पेपर पे होती है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, है ना, हमें जब मैं कोई वोट डाल रहा हूँ, मान लो मैं एमपी हूं और मैं वोट डाल रहा हूं, तो मुझे अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो मुझे उस बैलेट पेपर पे अपनी चारों प्रेफरेंस देनी होगी। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस पे कौन, थर्ड पे कौन और फोर्थ पे कौन। ओके, तो मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हैं ए बी सी डी,
टोटल वोट में मान के चल रहा हूँ 100। तो दोस्तों वह कैंडिडेट इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत जाएगा जिसे 50% जिसे 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कोटा होगा फॉर विन, कोटा फॉर विन, है ना, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए होते हैं दोस्तों, 51% और उससे ज्यादा। ओके, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो दोस्तों जो वोटिंग होने के बाद जब मान लो काउंटिंग होती है, जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में हम एक अपना एक एनालिसिस करते हैं। काउंटिंग में हुई और काउंटिंग में 4 कैंडिडेट थे, ए बी सी डी, और जब काउंटिंग हुई तो ए को मिले मान लो 45 वोट, ए को मिले 45 वोट। तो वही जो बी कैंडिडेट है, बी को मिले 44 और सी को मिले 9, तो वही डी को मिले दोस्तों 2 वोट। तो वही डी को कितने मिले दोस्तों, 2 वोट। मैं ये मान के चल रहा हूँ एक सिनेरियो। टोटल वोट हो गए ना 45, है ना, 45 और 4 49, 51 9 60 और 40 100। जब वोटिंग हुई तो फर्स्ट वोटिंग में, है ना, ये अब देख लो फर्स्ट वोट, फर्स्ट काउंटिंग है या फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग। ओके, तो इसमें 45 वोट ए को मिले, बी को 44, सी को 9 और डी को 2। अब दोस्तों हम करेंगे कैसे, देखो जो क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, जो सबसे कम वोट किसको मिले हैं, डी को। तो दोस्तों डी को हम इलेक्शन से बाहर कर देंगे, डी को हम इलेक्शन से बाहर अब कर देंगे। अब इसे कितने वोट मिले थे दोस्तों, 2, है ना। अब इन्हीं 2 वोट को ट्रांसफर किया जाएगा, इनमें ट्रांसफर किया जाएगा इन 3 कैंडिडेट्स में, ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन वोट्स को इन 3 कैंडिडेट्स में। दोस्तों ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ट्रांसफर कैसे किया जाता है, जो दोस्तों डी के जो वोट है ना, डी के जो वोट है, ओके, डी के वोट्स को, डी के वोट की हम, जो डी को ये 2 वोट मिले हैं इसमें हम सेकंड प्रेफरेंस चेक करेंगे, इसके हम सेकंड प्रेफरेंस चेक करेंगे, है ना। मान लो यहाँ पे एक सिनेरियो लिया है मैंने, जो आशीष और सरोज वोटर है, इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसे डाली है दोस्तों, डी को। ये 2 वोट है ये वाले, है ना, जिसे जिसने जिन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डी को डाली है। तो इनके वोट की, यानी ये 2 वोट की हमारी हम चेक करेंगे सेकंड प्रेफरेंस। कौन सी प्रेफरेंस चेक करेंगे दोस्तों, सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस जिसको गई होगी वो वोट उसको चला जाएगा। अब आशीष का जो वोट है, इसके सेकंड प्रेफरेंस किसे है, सी को, तो इसका एक वोट किसे चला जाएगा भाई, सी को चला जाएगा। यहाँ पे एक वोट ऐड हो गया। तो वही सरोज की, सरोज का जो वोट है इसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, तो इसकी सेकंड प्रेफरेंस ए है, तो इसका दूसरा वोट किसे चला जाएगा, ए को चला जाएगा। इसका दूसरा वोट ए को चला जाएगा। अब इसके हो गए 46 वोट, इसके 44 और इसके 10 और इसके 10 वोट। ओके, इसके बाद दोस्तों अब सबसे कम वोट किसे हैं, सबसे कम वोट है सी को 10। अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो 10 वोट है, यानी सी को भी हम इलेक्शन से बाहर कर देंगे, और इन सी के जितने भी 10 वोट है इन्हीं ट्रांसफर किया जाएगा एक एक करके ए और बी में, इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा एक एक करके ए और बी में। कैसे, अब जिन्होंने भी सी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है, जिन्होंने भी अपनी सी फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है, जैसे हरीश ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दी थी, सी को, है ना, किरण ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दी थी, सी को। इस तरह से इन ये जो 10 वोट है इनको देखा जाएगा और इनकी सेकंड प्रेफरेंस चेक की जाएगी, इनकी सेकंड प्रेफरेंस चेक की जाएगी, इनकी सेकंड प्रेफरेंस चेक की जाएगी। ओके, और उन वोट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ए और बी में, उन वोट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ए और बी में। दोस्तों जो इनको ट्रांसफर किया जाएगा ए और बी में, है ना, ये वोट्स तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक किसी एक को 51% या उससे अधिक वोट ना मिल जाए। जब तक कोई एक कैंडिडेट को 51% और उससे अधिक वोट ना मिल जाएंगे, यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, ट्रांसफर वोट्स को ट्रांसफर करने वाला। जिसे भी सबसे पहले 51% या उससे अधिक वोट मिल गए वो विन हो जाता है, वो जीत जाता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ओके, तो ये है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन से हम कुछ और फैक्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। जैसे
मान लो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सपोज अ स्टेट असेंबली इज सस्पेंडेड, मान लो स्टेट असेंबली सस्पेंड कर रखी है, विल द एमएलए ऑफ सच स्टेट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। मान लो कोई स्टेट है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन चले हुए हैं और कुछ स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो रखी है किसी वजह से, तो क्या उस स्टेट की या उस सस्पेंडेड स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होंगे क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो बिल्कुल वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यस दे पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक सस्पेंड हो, दोस्तों दो चीज होती है, एक सस्पेंड होना, एक सस्पेंड होना, और दूसरा दूसरा डिसॉल्व होना, दूसरा दोस्तों डिसॉल्व होना। ओके, अगर तो अगर तो डिसॉल्व है, अगर तो कोई स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो चुकी है, भंग किया जा चुका है वहां पे, तो वहां पे उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। एक वहां पे नए फ्रेश इलेक्शन होंगे, और फिर जो चुनाव चुनकर जो आएंगे, है ना, फिर चुनाव हो गए, फिर वो मेंबर्स चुनकर आएंगे डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन सस्पेंड में क्या है दोस्तों, जब कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड होती है तो वे एग्जिस्ट तो करते हैं, उस स्टेट सस्पेंडेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स होंगे वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना, हम उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वे एक लेजिस्लेचर की तरह काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन होते वो वहीं पर है, उनकी वी एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस एज ए लेजिस्लेचर, है ना, इसलिए वे कास्ट कर सकते हैं अपना वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सस्पेंडेड जो लेजिस्लेचर होती है वे पार्टिसिपेट कर देती है, जैसे राजस्थान ने एक बार, है ना, राजस्थान राजस्थान ने पार्टिसिपेट कर रखा है, बिहार, है ना, बिहार भी सस्पेंडेड थी, उसने भी पार्टिसिपेट कर रखा है। डिसॉल्व की अगर हम बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर रिसेंट एग्जांपल ले सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 2019 में उसे डिसॉल्व कर लिया हुआ है, और उसने 2022 के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, उसमें पार्टिसिपेट उसने नहीं करा। ओके, नेक्स्ट है हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट करवाता है, क्या वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें हु इज द रिटर्निंग ऑफिसर इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहता है इलेक्शन के दौरान? दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर आप ऐसा लिख सकते हैं कि अ सीनियर मोस्ट ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इलेक्शन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इलेक्शन एंड आल्सो announcing the result, announcing the results। ओके, एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है दोस्तों जो कि, है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, और है ना जो, और साथ के साथ वो इलेक्शन का रिजल्ट भी घोषित करता है। तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर कौन होता है या रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर है दोस्तों यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, या तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होंगे या होंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, या तो सेक्रेटरी जनरल होंगे लोकसभा के या सेक्रेटरी जनरल होंगे राज्यसभा के, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। और दोस्तों सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा आर द एक्स ऑफिशियो रिटर्निंग ऑफिसर
in the election of a president, in the election of a president, and they take turn to preside over the presidential and vice presidential election. दोस्तों ये जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है, ये एक्स ऑफिशियो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में के इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं दोस्तों, वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होंगे, या तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होंगे या सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होंगे। ओके, अब ये है ना, ये रोटेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, और उसमें मान लो जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे। तो इसके बाद जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट का ही क्यों ना हो जाए पहले, या फिर चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो, तो उस सेकंड इलेक्शन में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल नहीं होंगे, वो होंगे कौन, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। क्या कहा हमने कि मान लो अभी इलेक्शन हुए और वो इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, मान लो उसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट चुनाव होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो, अगर तो वो दोबारा प्रेसिडेंट का हो गया तो उस केस में फिर लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल नहीं रिटर्निंग ऑफिसर होगा, वो कौन होगा, राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल। चाहे वो नेक्स्ट इलेक्शन, चाहे वो कुछ किसी का भी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो। ओके, तो इस तरह से रोटेट करते रहते हैं, एक बार सेक्रेटरी जनरल होगा, दूसरी बार लोकसभा का होगा, दूसरी बार राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा। इलेक्शन कोई भी हो, प्रेसिडेंट का और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का। अगर तो पहले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ होगा, मान लो उसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो नेक्स्ट इलेक्शन जो भी होगा, अगर वो प्रेसिडेंट का हुआ तो उसमें लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो जाएगा। अगर दोबारा से प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन होगा तो फिर वो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होंगे। ओके, यानी इस तरह से ये रोटेट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विल पार्टी इशू व्हिप, क्या व्हिप जारी करती है पार्टी? व्हिप क्या होता है दोस्तों? व्हिप एक रिटन इंस्ट्रक्शंस होता है, एक रिटन इंस्ट्रक्शंस होती है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, है ना, written instructions telling the members of the political party how to vote on a particular issue। कैसे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एक रिटन इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती है अपने मेंबर्स के लिए, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आपको इस कैंडिडेट को वोट करना है या फिर आपको इस तरह से वोट करना है। अगर तो कोई व्यक्ति, कोई मेंबर, उस पार्टी का मेंबर अगर उस व्हिप को डिसओबे करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। ओके, मेरा क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी के द्वारा व्हिप इशू की जाती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, व्हिप इशू नहीं करती है पार्टी। एमपी और एमएलए जो भी होंगे ये फ्री होते हैं अपना मतदान करने के लिए, ये किसी भी अपना मतदान कर सकते हैं, है ना, परंतु ये फ्री होते हैं, है ना, पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। लेकिन इन्हें मालूम ही होता है, नॉर्मली इन्हें मालूम ही रहता है कि इनकी पार्टी किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही होती है और ये उन्हें ही वोट करते हैं जनरली। ओके, परंतु व्हिप इशू नहीं की जाती है। एमपीज एंड एमएलएज आर फ्री टू कास्ट हिज वोट। ओके, तो दोस्तों ये अगर तो यहाँ पे एक फैक्ट और देखो, अगर मान लो जो डिस्प्यूट होगा दोस्तों, जो डिस्प्यूट्स होगा रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, है ना, इज हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। द डिस्प्यूट होगा रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, है ना, उसे सुलझाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो डिस्प्यूट सुलझाया जाएगा। होगा क्या, मान लो सपोज जुडिशरी, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव को, जो इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, मान लो जुडिशरी इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को
है ना, किसी कारणों से या माल प्रैक्टिसेस की वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दे, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर अगर कर दे, तो उस केस में राष्ट्रपति के द्वारा जो भी उस डेट तक का जो भी निर्णय लिए जाएंगे, है ना, इसको आप एग्जांपल से समझो। मान लो हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है कब से, 25 जुलाई 2022 से, है ना, इनका टर्म पीरियड है 25 जुलाई 2027। मान लो 25 जुलाई 2022 से यहाँ पे अगर एक साल अगर हो जाता है, मान लो 20 जुलाई, है ना, 2023 में सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इस द्रौपदी मुर्मू जी का जो इलेक्शन था, है ना, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड डिक्लेयर अगर कर दे, तो इस एक साल के पीरियड में जो भी डिसीजन राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए होंगे, क्या वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे? तो नहीं, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वे डिसीजन वैसे ही रहेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों? आर्टिकल 74 क्लॉज 1। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत जो राष्ट्रपति अपने डिसीजन लेता है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेंगे वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से लेते हैं। एक्चुअली ये डिसीजन इन्होंने नहीं ले रखे होंगे, ले किसने रखे होंगे? मोदी साहब ने, है ना, मोदी जी ने ये डिसीजन ले रखे होंगे। इस वजह से इनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए होंगे इस टाइम पीरियड में उसे नलिफाइड नहीं किया जाता है। ओके, तो दोस्तों अब हम इसके बाद देखेंगे जो इसके बेस पे क्वेश्चन आ रखे हुए, है ना, जो इसके बेस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। दोस्तों आई थिंक यह दो यूपीएससी 2023 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाइड, अभी पढ़ा हमने, if the election of president of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his office of president before the date of decision become invalid। ये वही चीज पढ़ी हमने। अगर तो राष्ट्रपति का चुनाव किसी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस डेट से पहले जितने भी राष्ट्रपति जी ने डिसीजन लिए होंगे, क्या वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे? क्या वो भी इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे? है ना, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो वैलिड रहते हैं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए होते हैं, उनके एडवाइस पर लिए होते हैं राष्ट्रपति जी ने। सेकंड, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे रॉन्ग है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place। यह कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाता है इस बेस पे कि कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वहां पे सस्पेंड हो रखी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या इस ग्राउंड पर राष्ट्रपति का चुनाव पोस्टपोन किया जाता है? तो नहीं। आप हाल ही का ही देख लो, 2019 में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर रखा है ना, तो डिसॉल्व कर रखे हैं, है ना, वहां पे अभी तक नहीं बन रही है, तो उस करके, है ना, उस करके डिले तो नहीं हुआ राष्ट्रपति का चुनाव, और तो है ना ऑन टाइम हुए। और इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है दोस्तों? रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड, when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes limits within which he या she has to declare his या her assent। दोस्तों होता क्या है, मान लो कोई बिल लाया गया, लोकसभा ने इसे पास कर दिया, राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया, फिर इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए, इनके हस्ताक्षर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को इस बिल पे अपनी स्वीकृति इतने टाइम में देनी होगी, कि हाँ 10 दिन में देनी है, 15 दिन में देनी है, 20 दिन में देनी है। ऐसा टाइम लिमिट कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है शीघ्राति शीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो उसके कोई डेफिनेशन नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है विद इन विच ही हैज टू डिक्लेयर हिज आर असेंट, कि अपने उस पे हस्ताक्षर देने होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो करेक्ट स्टेटमेंट तो दोस्तों एक भी नहीं हुई, इसका मतलब तीनों ही यहाँ पे करेक्ट ना होके इनकरेक्ट है दोस्तों।
ठीक है, तो इनकरेक्ट है मतलब ऑल ऑफ 3, ऑल ऑफ 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इलेक्शन क्वालिफिकेशन में हमने देखा था, क्वालिफिकेशंस में हमने देखा था, तो जो क्वालिफिकेशंस में न्यूनतम आयु हमें बता रखी थी 35 ईयर्स, है ना, 35 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम एज वहां पे नहीं बता रखी थी, नो सच लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से किया जाता है और दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ईच इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज हैज एन इक्वल नंबर ऑफ वॉइसेस, नहीं, एमएलए की एक वोट की वैल्यू कुछ और निकल कर आती है, तो ही एक एमपी की वोट की वैल्यू कुछ और निकल कर आती है, ये हमने देखा। जैसे अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में एक एमएलए की वोट की वैल्यू 208 निकल कर आई, वही सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम में एक वोट की वैल्यू, एक एमएलए की वोट की वैल्यू 7 निकल के आई। एचपी की हमने देखा तो एचपी में एक एमएलए की वोट की वैल्यू 51 निकल कर आई। वही एक एमपी के वोट की वैल्यू 2022 में 700 निकल कर आती है। तो सभी का अपना अपना वोट वैल्यू है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। MPs एंड MLAs ऑफ स्टेट हैव द सेम नंबर्स ऑफ वोट्स, ये जितने भी MPs हैं वो और जितने भी MLAs हैं स्टेट्स के, है ना, उनकी सेम नंबर ऑफ वोट निकल के आते हैं। हमने कहा कि जो MPs का रिप्रेजेंटेशन है, MPs का रिप्रेजेंटेशन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वली निकल के आता है किसका, सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, है ना, सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा सही होता है। ऑल एमपीज एंड एमएलएज हैव वन वोट ईच, एक वोट तो नहीं माना जाता है, इनकी वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। एमपीज एंड एमएलएज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ वोट, नहीं, जो एमपीज होते हैं प्रत्येक स्टेट का, हर एक स्टेट का, सभी एमपीज की, चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड क्यों ना हो, राज्यसभा में किसी भी स्टेट से रिलेटेड क्यों ना हो वो एमपी, है ना, सभी की वोट वैल्यू सब बराबर है 700 700 700, लेकिन इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, यूपीएससी 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, और हम जानते ही है यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट द फॉर्म ऑफ हिज इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों जो पार्टिसिपेट करता है ना, परंतु वो इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या क्या बात कर दी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्टिसिपेट करता है ना, लेकिन वो इम्पीचमेंट नॉट द फॉर्म फॉर हिज इम्पीचमेंट, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर लोकसभा पार्टिसिपेट करती है राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा बिल्कुल करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बिल्कुल करती है, सॉरी काउंसिल नहीं है, असेंबली पार्टिसिपेट करती है, काउंसिल्स पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और इम्पीचमेंट में अगर मैं बात करूं तो इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स करती है ना। यहाँ पे अगर देखें तो इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया एवरी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly as at present 1997, the expressions population here means the population as ascertained by the 1971 की पॉपुलेशन देते हैं। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला ही लिखा है, ये फॉर्मूला ही लिखा है ना, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए का। तो क्या होता है वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, और ये स्टेट की पॉपुलेशन ली जाती है दोस्तों 1971 के सेंसस की, अपॉन में टोटल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दैट स्टेट इनटू 1/1000, ताकि वैल्यू थोड़ी छोटी आ जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या समझा, है ना,
ये है हमारा आर्टिकल 54 देखा, जो हमें बताता है कि हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर देखे। इसके बाद हमने आर्टिकल 55 को देखा, मेथड्स टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, जो हमने कहाँ से ले रखा है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। दो बेसिक प्रिंसिपल्स काम में लिए जाते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए, दोनों ही प्रिंसिपल्स को हमने समझा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी स्टेट का, और स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को कैसे निकालते हैं, वहां पे सबसे पहले हम देखते हैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू, है ना, फिर जाके उसको मल्टीप्लाई करते हैं एमपीज के साथ, फिर वो निकल के आती है ना। तो फिर हमने देखा सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमने एक एमपी के वोट की वैल्यू देखी, यानी यूनियन का रिप्रेजेंटेशन देखा राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को देखा, जिसमें कोटा फॉर बिल 51% है, किस तरह से वोट्स ट्रांसफर किए जाते हैं वो समझा। उसके पश्चात हमने कुछ फैक्ट देखे रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, फिर हमने देखा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड, उन्हें हमने डिस्कस करा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, देखते रहिएगा आज तक फ्रॉम हिमाचल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।